हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 74। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, इसने हमसे स्टेटमेंट में बोला है कि अनटिल अवर कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी वुड बी मीनिंगलेस। ओके, उसने बोला कि जब तक हमारी कंट्री अचीव नहीं कर लेती है इकोनॉमिक क्वालिटी को, सॉरी इकोनॉमिक इक्वालिटी को, ठीक है, तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, उसने हमसे ये स्टेटमेंट बोला। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, इस स्टेटमेंट से आपको आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं उसकी बात करूं कंक्लूजन, उसने हमें क्या पता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड। ओके, उसने बोला कि पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी हमेशा साथ में चलते, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। सो अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूँ, कहीं भी आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी, इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन बताया गया नहीं, बताया गया ना। उसने हमें रिलेशन किसका बताया, इकोनॉमिक इक्वालिटी, और उसका रिलेशन किसके साथ, पॉलिटिकल फ्रीडम प्लस डेमोक्रेसी के साथ। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी के बीच की बात करूं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ कहना क्या कि पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी ये क्या है, हैंड इन हैंड जाते हैं, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, इसलिए क्या है, गलत हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला कि इकोनॉमिक इक्वालिटी लीड्स टू रियल पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ये एकदम आपके यहाँ पर जो गिवन है वही दिया हुआ है, क्या कि आपके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी लीड किसको करती है, रियल पॉलिटिकल फ्रीडम को और डेमोक्रेसी को। इसका मतलब क्या है, सेकंड वन क्या हो जाएगा, इसका फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि स्टेटमेंट दिया है, द गवर्नमेंट विल रिव्यू द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द डीजल प्राइस इन व्यू ऑफ फर्दर स्प्रेड इन दी इंटरनेशनल ऑयल प्राइस। ओके, उसने बोला कि गवर्नमेंट क्या करेगी, वो रिव्यू करेगी जो आपके पास प्रेजेंट पॉलिसी है किसका, डीजल के प्राइस का। किस वजह से, क्योंकि एकदम से इंक्रीज हुआ है किसमें, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में। ठीक है, ये किसने बोला, स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस स्टेटमेंट से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, उसने फर्स्ट क्या बोला कि द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द डीजल आफ्टर द इमीडिएट स्पर्ट इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइस। उसने बोला कि गवर्नमेंट क्या करेगी, वो इसको इंक्रीज कर सकती है प्राइस को, किसकी, डीजल की। ठीक है, पहला उसने हमसे ये चीज़ बोली। सो अगर मैं देखूं इसके होने के चांसेस हैं, बट मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, सेकंड देखते हैं। उसने बोला कि द गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द डीजल इवन आफ्टर द इमीडिएट स्पर्ट इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइस। ओके, उसने बोला कि गवर्नमेंट इसके प्राइस को इंक्रीज नहीं करेगी। सो एक चीज़ को समझिए, उसने हमसे क्या बोला कि सबसे पहली चीज़ हमें क्या क्या पता है स्टेटमेंट से कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस वो क्या हुए, वो इंक्रीज़ हुए एकदम से। ठीक है, अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो वो डीजल के प्राइस को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, या फिर हो सकता है चांसेस क्या कि वो उसको सेम रखे, चेंज ना करे। यही दो पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो कभी भी कम तो करेगी नहीं, इतना तो हमें कंफर्म है ना। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट वाला भी आपका हो सकता है, सेकंड वाला भी हो सकता है, लेकिन दोनों साथ में नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि इंडिया वॉन द सेकेंड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड बाय 1 इनिंग एंड 203 रन्स। ओके, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वॉज फ्रॉम द बॉलर्स। ओके, उसने स्टेटमेंट से हमें क्या बताया कि इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच जीता किसके खिलाफ, इंग्लैंड के अगेंस्ट। ठीक है, किससे, एक इनिंग और 203 रन से, और जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था इस जीत में वो किसका था, बॉलर्स का था। ठीक है, अब आप इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए, पहला कंक्लूजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स आर बॉलर, ज़्यादातर इंडियन प्लेयर्स क्या हैं, वो बॉलर्स हैं। क्या आप इस चीज़ को यहाँ पर इस स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं, उसने ऊपर कहीं भी ज़्यादातर इंडियंस की बात नहीं करी है ना कि वो क्या है, इसलिए फर्स्ट वाला तो आप कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्या, इट वाज इंडियाज़ बिगेस्ट विन अगेंस्ट इंग्लैंड। ओके, ये इंडिया की क्या है, बिगेस्ट विन है। अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट में देखें कहीं भी इस चीज़ का कुछ मेंशन है कि ये इंडिया की बिगेस्ट विन है या फिर नहीं है,
ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो इस वजह से ये भी आपके पास क्या कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो बोथ कंक्लूजन नॉट फॉलोज मतलब क्या, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस टाइम से बोला है। अब यहाँ पर आपके पास कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। इन अर्बन एरियाज में द पुअर बियर्स द बर्nt ऑफ environmental effects such as water and air pollution। ओके, उसने बोला कि अर्बन एरियाज में जो पुअर्स है, ठीक है, वो उनको प्रॉब्लम होती है एनवायरमेंट इफेक्ट से, ठीक है, किसके, वाटर और एयर पॉल्यूशन की वजह से। उसने हमें पहली चीज़ ये बताई, पहले स्टेटमेंट में उसने हमें ये बताया, ठीक है। बाकी के स्टेटमेंट्स भी पढ़ते हैं, फिर हम इनको कंक्लूड करेंगे कि इसमें से इफेक्ट क्या है और आपके पास कॉज क्या है। सेकेंड क्या उसने बोला, द रैपिड अर्बन डेवलपमेंट हैज़ आउटपेस्ड द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन मैनी लार्ज एरिया। उसने बोला कि जो रैपिड एकदम से अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है ना, उस वजह से जो आपके पास एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था कई एरियाज में, वो क्या हो गया है, वो कम हो गया है। ठीक है, उसने हमसे ये चीज़ बोली सेकंड स्टेटमेंट से। सो यहाँ से भी आपके पास, अगर मैं अभी तक थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो आपको ये चीज़ मालूम है क्या, कि आपके पास जो फर्स्ट है वो क्या है, किसी चीज़ का एक इफेक्ट है। ठीक है, आपने क्या करा, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। हमारे पास थोड़ा सा ये आइडिया लग रहा है। सेकंड की भी अगर मैं बात करूँ तो आपके पास क्या, सेकंड से ये चीज़ पता चली कि जो अर्बन डेवलपमेंट है, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट जो हो रहा है उस वजह से एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ से भी हमें एक चीज़ मालूम है क्या, कि ये भी किसी का क्या है, वो इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा थर्ड पढ़ते हैं, देखिए उसमें बोला कि जस्ट फॉर ओन सेक ऑफ प्रॉफिट बिल्डर्स इन अर्बन एरियाज आर इंडल्ज इन कंस्ट्रक्शन वर्क without tendering about the environment and urban poors, okay, who mostly dies of chronic diseases। अच्छा, उसने हमसे बोला कि just for the sake of the profit, okay, प्रॉफिट की, सिर्फ प्रॉफिट का सोचकर कुछ बिल्डर्स है अर्बन एरियाज में, वो क्या कर रहे हैं, वो इंडल्ज हैं किस में, कंस्ट्रक्शन विदाउट टेंडरिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, बिना एनवायरनमेंट की सोचे वो किस में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। और ना ही वो किसका सोचते हैं, वो उन पुअर अर्बन पुअर्स का सोचते हैं जिनको कुछ ना कुछ क्रॉनिकल डिसीज़ हो जाती है इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, उसने हमसे ये चीज़ बोली। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपके पास, देखिए थर्ड क्या आपका, उसने यहाँ पर हमें एक कॉज बताया। कॉज क्या बताया, कि आपके पास जो अर्बन एरियाज़ में बिल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, और उससे जो लोगों को प्रॉब्लम होती है इसको। ठीक है, तो इसका थर्ड आपके पास यहाँ पर क्या है, कॉज है। उसका इफेक्ट क्या है, एक तो इफेक्ट ये है, सबसे पहली चीज़ उसने क्या बोला था कि अर्बन डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, आपके पास जो एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास कॉज है और इसका ये क्या है, यहाँ पर इफेक्ट है। सिमिलरली फर्स्ट की अगर बात करूँ तो फर्स्ट में भी उसने क्या बताया कि आपके पास जो अर्बन में पुअर लोग रहते हैं, ठीक है, उनको एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से दिक्कतें आती हैं। सो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा कि थर्ड वन क्या है आपके पास, वो कॉज है, और फर्स्ट एंड सेकंड आर इट्स इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने वाला स्टेटमेंट में क्या बताया कि सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया हैज़ टू बी जज्ड बाय इट्स सक्सेस ऑन द पॉवर्टी फ्रंट। ओके, उसने वाला कि इकोनॉमिक पॉलिसी का सक्सेस होना इंडिया में, ठीक है, कैसे जज करा जाना चाहिए, बाय द सक्सेस ऑन द पॉवर्टी फ्रंट। ओके, आपके पास जो पॉवर्टी है उस एरिया में, ठीक है, आपको कितना सक्सेस मिला है, उसके थ्रू ही आप इकोनॉमिक पॉलिसी की सक्सेस को जज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसने स्टेटमेंट हमें ये चीज़ दी है। अब इसके पीछे उसका एजम्पशन क्या रहेंगे, ये स्टेटमेंट देने से पहले उसके एजम्पशंस क्या होंगे। देखिए पहला उसने बोला कि सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन दी कंट्री। ओके, उसने बोला कि जो सक्सेस है एक इकोनॉमिक पॉलिसी का, ठीक है, वो किसके थ्रू डिटरमाइन होता है, वो डिटरमाइन होता है द लेवल ऑफ पॉवर्टी। ओके, जितना भी आपके पास लेवल है पॉवर्टी का,
उसके अकॉर्डिंग वो डिटरमाइन होता है। तो हाँ, ये अजम्पशन हो सकता है, तभी तो उसने बोला ना क्या कि आपके पास जो सक्सेस है किसका, इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो डिपेंड करता है किस पर, पॉवर्टी फ्रंट पर। ठीक है, सेकंड की अगर बात करूँ तो उसने बोला कि इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर इंडिया शुड बी फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन द माइंड द स्टेट ऑफ पुअर पीपल। ओके, उसने कहा कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, ठीक है, उन सबको बनाने से पहले जितने भी हमारे पास पुअर लोग हैं उनके बारे में सोचना ज़रूरी होता है। ठीक है, वी हैव टू कीप देम इन आवर माइंड। ओके, सो अगर बात करूँ, ये भी आपके पास क्या है, एक पॉइंट है, मतलब क्या ये भी आपके पास एक एजम्पशन है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला हमसे स्टेटमेंट में क्या दिया है कि सम स्टार्स आर गेम। ओके, कुछ स्टार्स क्या है, वो गेम्स हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल गेम्स आर फायर, सारे के सारे गेम्स क्या है वो फायर है। ठीक है, उसके बाद सम किटन आर स्टार्स। ओके, कुछ किटन्स क्या है वो स्टार्स हैं। ओके, उसके बाद सम मेटल्स आर फायर्स। ओके, कुछ मेटल्स क्या है वो फायर्स है। ठीक है, ये आपके पास क्या डायग्राम है। अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है इसमें, बोला कि सम गेम्स आर नॉट मेटल्स। ओके, कुछ गेम्स मेटल नहीं है, इनके बीच में हम कंफर्म तो नहीं बोल सकते, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद ओनली फायर आर स्टार। ओनली फायर आर स्टार का इसका मतलब क्या हो सकता है कि ऑल स्टार आर फायर, सारे के सारे स्टार क्या है वो फायर हैं, इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए गलत है। और उसके बाद सम गेम बीइंग किटन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गेम का किटन होना पॉसिबिलिटी है, कुछ गेम का किटन होना पॉसिबिलिटी, हाँ, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नो किटन इज फायर, कोई भी किटन फायर नहीं है, कोई भी किटन फायर नहीं है, तो इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपके पास गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि सम ब्लू आर ऑरेंज। ओके, कुछ ब्लू क्या है वो ऑरेंज है। ठीक है, और उसके बाद सम ऑरेंजेस आर वाइट, कुछ ऑरेंजेस क्या है वो वाइट है। ठीक है, और उसके बाद ऑल कलर्स आर वाइट। ओके, सारे के सारे कलर्स क्या है वो वाइट है, मतलब क्या कलर्स आएगा इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद ऑल ब्लैक आर ऑरेंज। ओके, सारे के सारे ब्लैक क्या है वो ऑरेंज है, मतलब क्या ब्लैक आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है उसने बोला है कि सम कलर्स बीइंग ब्लैक इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ कलर का ब्लैक होना पॉसिबिलिटी है, हाँ, तो इनके बीच पॉसिबल ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है ना, सो इसका मतलब क्या ये ट्रू है। उसके बाद ऑल ब्लू आर वाइट, सारे के सारे ब्लू क्या है वो वाइट है, इसको मैं कंफर्म तो बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसके बाद एटलीस्ट सम ब्लैक आर कलर। ओके, कुछ ब्लैक क्या है वो कलर हैं, ये मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए क्या है गलत है। उसके बाद नो ब्लैक इज़ वाइट। ओके, सो कोई भी ब्लैक और ये वाला पार्ट, ठीक है, वो वाइट नहीं है, अगर मैं देखूँ तो इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ ना, इसलिए क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास कंक्लूजन क्या दिया हुआ है कि सम मेटल्स आर नॉट रिंग्स। ओके, कुछ मेटल्स रिंग्स नहीं है, ये आपके पास डेफिनेट आपको बताना है। उसके बाद सम रॉड्स आर नॉट चेन्स। ओके, ये आपके पास क्या था, रिंग्स था, है ना, और कुछ रॉड्स वो आपके पास क्या चेन नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि ऑल रिंग्स आर गोल्ड। अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर चेन और रॉड के बीच में रिलेशन देखना चाहूँ तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं ना, इनके बीच में एक कंफर्म रिलेशन है क्या कि कुछ रॉड आपके पास वो चेन नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, उसने कहा कि सम चेन्स, फर्स्ट से बता रहा हूँ है ना, सम चेन्स क्या हैं वो आपके पास मेटल्स हैं, फाइन, और उसके बाद नो मेटल, कोई भी मेटल आपके पास रॉड नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं देखूँ रॉड और चेन के बीच में कोई एक डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास कंक्लूजन नहीं हो सकता है, आई मीन स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपके पास क्या एक नेगेटिव गिवन है ना, तो एक काम करते हैं सारे पॉजिटिव वाले पहले हम इग्नोर कर देते हैं। इसमें अगर मैं देखता हूँ तो सब पॉजिटिव है, ये आपके पास नहीं हो सकता। इसमें अगर मैं देखता हूँ तो ये भी सब पॉजिटिव है, ये आपके पास नहीं हो सकता। इसमें नो गिवन है, इसमें भी नो गिवन है, इन दोनों के चांसेस हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, फोर्थ को अगर मैं चेक करता हूँ तो फिर से आपके पास अगर मैं रॉड और किसके बीच में देखूँ, चेन के बीच में, तो देखिए यहाँ से आपके पास रॉड यहाँ गिवन है, चेन यहाँ गिवन है। उसने बोला कि नो चेन इस मेटल, ठीक है, एंड सम मेटल आर
रॉड। ओके, कुछ मेटल क्या है वो रॉड है। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना क्या कि कुछ रॉड आपके पास क्या है वो चेन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास यहाँ पर ट्रू हो रहा है ना, तो आगे की और भी चीज़ देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो उसने बोला कि नो रॉड इज़ अ रिंग, कोई भी रॉड रिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो देखिए आपके पास जो फर्स्ट वाला था वो क्या था कि सम मेटल आर नॉट रिंग, कुछ मेटल रिंग नहीं है। अगर यहाँ पर देखूँ तो देखिए ये वाला पार्ट आपके पास जो मेटल का है वो कभी भी रिंग नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास ट्रू हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए अभी हमारे पास कि फोर्थ वन में सारी कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अगर फिफ्थ को देखता हूँ तो देखिए फिफ्थ में क्या गिवन है उसने कि सम रिंग आर गोल्ड, कुछ रिंग्स क्या है वो गोल्ड है, ठीक है। ऑल गोल्ड आर चेन, सारे के सारे गोल्ड क्या है वो चेन है। उसके बाद सम चेन आर मेटल, कुछ चेन क्या है वो मेटल है, ठीक है। उसका नो मेटल इज रॉड, कोई भी मेटल रॉड नहीं है, ओके रॉड नहीं है, फाइन। सो अगर मैं यहाँ से बात करूँ मेटल और रिंग, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है ना, इस वजह से ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फोर्थ वन फॉलोज, ठीक है। सो आई होप जितने क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।